बेटा लास्ट लेक्चर में हमने काइंड ऑफ फोर्सेस डिस्कस किए थे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन लगाना सीखा था एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। उस पर हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर रहे थे बच्चों, और उसी पे एक क्वेश्चन है हमारा यह एनसीईआरटी क्वेश्चन है 5.15। देखो क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं बाय लाइट स्ट्रिंग, ठीक है। फिगर 1 एंड फिगर 2 दो फिगर क्वेश्चन में गिवन है। ब्लॉक ए है 20 kg का, ब्लॉक बी है 20 kg का। बोथ ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। एंड ये लाइट स्ट्रिंग है, ठीक। एक बार इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया 600 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, फिर इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया 600 न्यूटन। मीन्स इस केस में छोटा वाला ब्लॉक खींच रहा बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर, और इस केस में बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा के छोटे वाले ब्लॉक को खींचा जा रहा है, ठीक है। दोनों केस में हमें स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 15.15, इसे आप पढ़ लीजिएगा। 600 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो पहला केस हम लेते हैं, ठीक है। पहला केस में हमारे पास पहले केस में क्या है, हमने यहाँ टेंशन बतानी है। चूंकि ये लाइट स्ट्रिंग है बच्चों, और लाइट स्ट्रिंग में मैंने क्या बताया था, अगर स्ट्रिंग लाइट है या मासलेस है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस पॉइंट में मुझे टेंशन दिखानी होगी तो कहाँ दिखाऊंगा, इधर दिखाऊंगा। बताया था ना मैंने आपको कि रस्सी का ये वाला एंड किधर को खींचेगा, इधर को खींचेगा, इधर को। तो रस्सी के खिंचाव के अपोजिट हमने टेंशन देनी है, ठीक है। तो टेंशन कहाँ जाएगी, इधर को, ठीक है। और रस्सी का ये वाला एंड में ये वाला एंड कहाँ खींचेगा, इधर को। तो रस्सी के खिंचाव के पुल के अगेंस्ट टेंशन देंगे तो कहाँ जाएगा, इधर को जाएगा, ठीक है। ये टेंशन फोर्स किसके ऊपर है बच्चों, इस ब्लॉक के ऊपर है, और ये टेंशन फोर्स किसके ऊपर है, इस ब्लॉक बी के ऊपर है, ठीक है। हम स्ट्रिंग से जो कनेक्टेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर टेंशन फोर्सेस दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले केस में करूँ, एक्सेलरेशन निकालूं, तो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स कितना हो गया अपॉन टोटल मास। या अगर आप दोनों का एफबीडी बना के करना चाहते हैं अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग एफबीडी बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, देखो एफबीडी से भी कर सकते हैं। मैं एफबीडी से करता हूँ, है। यहाँ पे होगी नॉर्मल रिएक्शन, क्या मान लो R1, तो यहाँ पे भी R1, ठीक है। यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से रिएक्शन होगी R2 और R2, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों का एफबीडी से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ही कर लें, ज्यादा इजी होता है। क्या है, नेट फोर्स कितना है यहाँ पर 600 न्यूटन, ठीक है, अपॉन टोटल मास कितना है, ए का मास प्लस बी का मास, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा आपके पास, जरा देखो तो सही। फोर्स कितना है 600, और ए का मास कितना है 10 kg, और बी का कितना है 20 kg, 30 आ गया। तो 600 अपॉन 30, ठीक है। और 600 अपॉन 30 आपका जो है कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी एक्सेलरेशन 20, इसका भी एक्सेलरेशन 20। हमने क्या बताना है, टेंशन बतानी है। तो किसी एक का एफबीडी बना लो, या तो इसका एफबीडी बना लो या इसका एफबीडी बना लो, टेंशन आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं एफबीडी बनाऊं 10 kg का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg ब्लॉक, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg ब्लॉक, अगर मैं 10 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो 10 kg का एफबीडी क्या बनेगा बच्चों, 10 kg मास का वेट नीचे को ऐड करेगा mg, ठीक है। यहां से रिएक्शन आएगी कितनी, R1 ग्राउंड से, ये रिएक्शन आएगी R1। इधर को फोर्स लगा है इसके ऊपर कितना 600 न्यूटन, ये लगा। और इधर को है टेंशन T1, किधर को जा रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है इधर को, ठीक है। कौन चलाएगा इसको, ये चलाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये चलने से रोकेगा, ठीक है। यहाँ कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो ये R1 और 10G एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चलाएगा, ये चलने से रोकेगा। तो चला इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए 600 माइनस T। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, मास टाइम एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना है a, जो कि ये निकाल लिया, ठीक है। तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन आ गई 600 माइनस 10a, तो कितना आ गया 600 माइनस 10 इंटू 20, कितना आ गया 400 न्यूटन टेंशन है, ठीक। तो छोटा वाला ब्लॉक, जब छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को खींच रहा है तो टेंशन कितनी है 400 न्यूटन है बच्चों, ठीक है।
नाउ सेकंड केस में देखें, हम अपना सेकंड वाला केस, ये वाले केस में देखें, अगेन अब बड़ा ब्लॉक खींच रहा है छोटे ब्लॉक को, ठीक है। तो अब हम देखें कि टेंशन सेम होगी या नहीं होगी। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, ठीक है। ब्लॉक्स पे मैंने टेंशन फोर्स दिखा दिए। अब मैं क्या करूँ, एक्सेलरेशन निकालूं, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा। नेट फोर्स कितना है 600 और दोनों का मास कितना है, एक का 10 है और दूसरे का 20 है, तो एक्सेलरेशन तो वही आ गया, कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। इस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं या उस वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, सेम फोर्स लगा के, ये 600 न्यूटन इस पे लगाया जाए या इस पे लगाया जाए, ठीक है। दोनों केस में एक्सेलरेशन एक ही आएगा। क्या अलग होगा, टेंशन डिफर कर जाएगी। जरा देखें, एफबीडी बना लो किसी भी एक का, किसका बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका एफबीडी निकाला, आप इसका एफबीडी बनाओगे तब भी 400 न्यूटन टेंशन आएगी, ठीक है। स्ट्रिंग में एक ही टेंशन है, ये वाली निकालो या ये वाली निकालो, 400 ही आएगी, ठीक है। तो किसी एक का एफबीडी बना लो, इसका एफबीडी बना लेता हूँ, ठीक है। 20 kg का एफबीडी अगर मैं बनाऊंगा तो 20 kg का एफबीडी क्या बनेगा बच्चों, देखो तो सही, यहाँ पे लगेगा 20G नीचे को और ग्राउंड से आएगा ये रिएक्शन, मान लो R1, इसको मैं R1 कह दूं, यहाँ ये R1 है, ये R1 है, ठीक है। यहाँ पे ये R2 है, ये R2 है, ठीक है। ग्राउंड से R1, इधर को फोर्स लगा कितना 600 न्यूटन और इधर को आई टेंशन ये T, और ये 600 न्यूटन का फोर्स कहाँ लेके जा रहा है सिस्टम को, उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो यहाँ कौन चलाएगा, 600 न्यूटन चलाएगा और टेंशन चलने से रोकेगी, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा 600 माइनस T इज इक्वल टू MA, मास टाइम एक्सेलरेशन। मास कितना है 20A, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 600 माइनस 20A, 600 माइनस 20A, तो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 माइनस 20 इंटू 20, 600 माइनस 20 इंटू 20, 400। तो टेंशन यहाँ पे कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पे जो टेंशन आ गई वो 200 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो कहाँ पे टेंशन कम है जरा देखें तो सही है, कहाँ टेंशन कम है, यहाँ टेंशन कम है, ठीक है। तो जब छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक को खींच रहा है तो ज्यादा टेंशन डेवलप होगी, ठीक। अगर मारुति 800 एक ट्रक को खींचे, आप खुद सोचिए, ये साइकिल ट्रक को खींचे, ठीक है, फोर्स लगा के, और वही फोर्स लगा के ट्रक खींचे साइकिल को, तो कहां पे टेंशन ज्यादा होगी। अगर जब ट्रक साइकिल को खींचेगा, हैवी मास जब छोटे मास को खींचेगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, है। और जब छोटा मास वही सेम फोर्स से बड़े वाले मास को खींचेगा तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यही हो रहा है यहाँ पर, जब छोटा मास बड़े को खींच रहा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 400 न्यूटन है, और जब बड़ा मास छोटे मास को खींच रहा है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कम आ रही है। कितनी आ रही है, 200 न्यूटन आ रही है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना डिस्कशन का आगे कंटिन्यू करते हैं, पुलिस सिस्टम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम देखें यहाँ, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम और एटवुड मशीन, ठीक है। पुली सिस्टम को हम एटवुड मशीन भी कहते हैं। क्यों लगाते हैं हम पुली हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम हैवी लोड को कम एफर्ट कम फोर्स के साथ ऊपर को उठा सकें, ठीक है। पुली के माध्यम से हैवी लोड को कम फोर्स लगा के लिफ्ट किया जा सकता है। वेल में पुली लगी होती है, जो कुएं होते हैं गांव में, वहाँ से पानी खींचने के लिए पुली के सहारे बाल्टी से पानी खींचा जाता है, बकेट में पानी, ठीक है, पुली के सहारे खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है, क्योंकि अगर हम पुली के सहारे से जब हम पुल करेंगे बकेट को तो वेट जो है, वेट को लिफ्ट करने में हमारी एफर्ट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो पुली के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। हमें यहाँ कौन सी पुली पढ़नी है बच्चों, हमें यहाँ लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन में जो हमारी पुली होगी वो लाइट या मासलेस होगी, याद रखेंगे, ठीक है। लाइट या मासलेस पुली होगी, ठीक है। मासलेस पुली का मतलब ये है, क्या मतलब है कि इफ पुली इज लाइट और मासलेस, इफ पुली इज मासलेस, पुली इज मासलेस और लाइट, ठीक है। इसका मतलब है देन टेंशन ऑन both sides of string, both sides of string
रनिंग ओवर पुली इज सेम। क्या मतलब है बच्चों? मतलब यह है कि ये जो हमारी लॉज ऑफ मोशन की पुली है ये मासलेस है, इसका मास 0 है। जब इसका मास 0 है तो ये पुली घूमेगी नहीं बच्चों, ठीक है। मासलेस पुली का मतलब होता है, इसका मतलब है कि पुली जो है पुली घूमेगी नहीं, याद रखना, घूमेगी नहीं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन की हमारी पुली घूमती नहीं है। पुली की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल यहाँ पूछता है, पुली सिस्टम से न्यूमेरिकल आता है लॉज ऑफ मोशन में, उन न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है उसी की मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले पुली सिस्टम को बताते हुए। तो ये अगर हमारी पुली सस्पेंडेड है और यहाँ स्ट्रिंग लटकी हुई है बोथ साइड्स, ये बोथ साइड्स स्ट्रिंग है पुली के, ठीक है। यहाँ मैं सस्पेंशन पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ बच्चों। अगर ये बोथ साइड स्ट्रिंग है तो क्या होगा, अगर आप इधर से रस्सी से पुली को खींचेंगे तो ये इधर से पुल रस्सी को इधर को घुमाएगा, तो इधर से पुल देंगे तो पुल की वजह से ये वाला एंड कहाँ खींचेगा रस्सी का, ऊपर को, और पुली के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे को, ठीक है। पुली के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे को जाएगा। ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है देखो रस्सी से, जब इस एंड को खींचोगे इसमें पुल डेवलप होगा। रस्सी पुल करने के लिए रस्सी को पुल किया जाता है बच्चों, पुश नहीं किया जाता। जब यहाँ से पुल करोगे आप, ये रस्सी पुल होगी तो ये वाला एंड ऊपर को पुल होगा, ऐसे खींचेगा। जब ये खींचेगा तो ये पॉइंट कनेक्टेड है इसके साथ, ड्रम के साथ, इस पुली के साथ, ठीक है। तो इस पुली के इस पॉइंट पे इतना ही टेंशन फोर्स डेवलप होगा, कहाँ, नीचे को। याद रखें ये जो दोनों टेंशन फोर्सेज हैं ये हमने कहाँ दिखाए हैं, इस पुली के ऊपर दिखाए हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम कौन से फोर्सेज को दिखाते हैं, स्ट्रिंग से जो बॉडी कनेक्टेड होती हैं, रस्सी से जो बॉडीज कनेक्टेड होती हैं, उन बॉडीज के ऊपर जो टेंशन फोर्सेज आ रहे होते हैं हम उसको इंडिकेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन फोर्स मैंने किस पे दिखाया है, पुली पे दिखाया है। ये टेंशन फोर्स किस पे दिखाया है, इस पुली पे दिखाया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन T1 और T2 ये दोनों, ये टेंशन किधर घुमाएगी, अगर यहाँ से खींचोगे तो ये टेंशन इधर को घुमाएगी पुली को। जरा आप खुद सोचें, अभी हमने टॉर्क तो नहीं पढ़ा लेकिन बुद्धि तो बता ही रही होगी, खींचेंगे तो ये पुली ऐसे घूमेगी और ये टेंशन किधर घुमाएगी, इधर घुमाएगी जब इधर से खींचोगे, ठीक है। ये ड्रम इधर घूमने की कोशिश करेगा इस टेंशन की वजह से, और इस टेंशन की वजह से इधर को घूमेगा, ठीक है। अगर ये दोनों टेंशन बराबर है तो ड्रम ना तो इधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, कहीं नहीं घूमेगा, ठीक है। कब घूमेगा ये ड्रम, ये पुली तब घूमेगी, ये पुली तब घूमेगी बच्चों जब इस पुली में मास होगा, ठीक है। और जब मास होगा तो दोनों तरफ टेंशन जो होगी वो अलग अलग होगी। यहाँ टेंशन अगर मैंने T1 ले ली और यहाँ T2 ले ली तो ये वाली टेंशन बड़ी है तो ये पुली ऐसे घूमेगी, अगर ये वाली टेंशन बड़ी है तो ये पुली ऐसे घूमेगी। तब ये क्वेश्चन जो होगा, तब ये क्वेश्चन हमारा लॉज ऑफ मोशन का ना होकर ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का हो जाएगा, तब ये क्वेश्चन हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का हो जाएगा। इसके बाद वाला चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर है वहाँ पर हमें ए पुलीज में, इस पुली में, वहाँ पर हमारा पुली में जाके मास आएगा, ठीक है। पुली सिस्टम में मास होगा। लॉज ऑफ मोशन की पुली में हमारे मास नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अगर पुली में मास आ गया तो क्वेश्चन जो है हमारा लॉज ऑफ मोशन का नहीं बचेगा, रोटेशनल डायनेमिक्स का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तब इस पर टॉर्क भी निकालना पड़ेगा, पुली मेरी घूमने लगेगी, ठीक है। तो अगर मासलेस पुली है तो पुली घूमेगी नहीं, याद रखेंगे। और दोनों तरफ टेंशन स्ट्रिंग में जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये टेंशन इधर घुमाएगी, ये टेंशन इधर घुमाएगी, क्योंकि दोनों टेंशन बराबर हैं इसलिए पुली में कोई रोटेशन नहीं होगा, सिर्फ इसके ऊपर रस्सी स्लाइड करेगी, पुली के ऊपर रस्सी स्लाइड करेगी, ठीक है। साथ में क्या होगा, पुली का इक्विलिब्रियम सुनो, इक्विलिब्रियम में होगी पुली हमेशा। लॉज ऑफ मोशन की जो पुली होगी वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, सिंस पुली का मास जीरो है। मास जीरो मतलब पुली मासलेस है, मासलेस पुली का मतलब है मास जीरो, ठीक है। और F इज इक्वल टू ma होता है, तो नेट फोर्स पुली के ऊपर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, याद रहे। नेट फोर्स जीरो एंड टॉर्क भी जीरो, मासलेस होने की वजह से टॉर्क भी जीरो, ठीक है। टॉर्क भी जीरो होगा। टॉर्क जीरो होने का मतलब, ठीक है, नो रोटेशन। टॉर्क जीरो होने का मतलब नो रोटेशन, ठीक है। पुली मासलेस है इसीलिए टॉर्क जीरो है, याद रहे,
ठीक है। क्यों जीरो है मासलेस, टॉर्क जीरो क्यों है मासलेस, मास जीरो होने की वजह से, ये रोटेशन में हम देखेंगे, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा जब मास जीरो हो जाएगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होने का मतलब नो रोटेशन, पुली घूमेगी नहीं, ठीक। मास जीरो तो नेट फोर्स जीरो, ठीक है। नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब फोर्स जीरो टॉर्क जीरो, इसका मतलब क्या, पुली किस में, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहां पे याद रहे F इज इक्वल टू ma में फोर्स जीरो तभी होता है, हमारे पूरे फिजिक्स में फोर्स जीरो तभी होगा जब बॉडी का एक्सेलरेशन ये जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो होगा। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो फोर्स जीरो नहीं हो सकता। लेकिन लॉज ऑफ मोशन में हमारा पुली सिस्टम एक ऐसी इकलौती प्रॉब्लम है जहां पर पुली में एक्सेलरेशन होने के बावजूद नेट फोर्स ऑन द पुली जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज पुली यहाँ क्या होती है, मासलेस, ठीक है। सो नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन पुली सिर्फ यहीं पे ऐसा होता है बच्चों, इज जीरो इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड। ये नीचे को एक्सेलरेशन से चल रही होगी बट नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बिकॉज हमने पुली को क्या कंसिडर किया, मासलेस। मास जीरो होने की वजह से फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन पुली इज जीरो इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड, इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड, याद रखेंगे, ठीक। तो अब जरा देखो तो सही, इसका मासलेस, ये पुली मासलेस है, नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ ये टेंशन है किसके ऊपर, पुली के ऊपर, ये टेंशन है किसके ऊपर, पुली के ऊपर। याद रखना ये दोनों टेंशन स्ट्रिंग पे नहीं है, पुली के ऊपर है। हम पुली पे टेंशन फोर्स दिखाएंगे, ठीक है। ये रस्सी का अगर मैं एफबीडी बना दूं तो ये वाला पोर्शन निकाल दूं तो ये वाला एंड ऊपर को खींचेगा और ये पॉइंट कनेक्टेड स्ट्रिंग से। इतना ही टेंशन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इतना ही टेंशन फोर्स पुली पे डेवलप होगा नीचे को। तो ये फोर्स रस्सी पे है, ये फोर्स पुली पे है। हम कौन सा वाला दिखाते हैं, पुली वाला दिखाते हैं, रस्सी वाला हम नहीं दिखाते, ठीक है। क्योंकि हम रस्सी से जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक। तो टोटल कितना आया नीचे को फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। T और T मिलके कितना हो गया टोटल, 2T। कहाँ, नीचे को। नेट इसके ऊपर जीरो होना है, ठीक। इसका मतलब इतना ही फोर्स कहाँ जाएगा पुली के ऊपर, ऊपर को, ठीक है। जहां से कनेक्टेड होगी ये पुली, जहां कनेक्ट कर रही होगी उस वहां पर इतना ही, वहां उस स्ट्रिंग में इतना ही टेंशन फोर्स 2T डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। पुली पे टेंशन लगाना सीखो। अगर हमारे पास मान लो ऐसी सिचुएशन है, अगर ऐसी सिचुएशन है ये पुली मासलेस है, यहाँ पे अगर आपके पास टेंशन आ रही है T, तो यहाँ पे इन दोनों साइड्स में ये टेंशन यहाँ कितनी आएगी, T/2, यहाँ कितनी आएगी, T/2। तो टोटल फोर्स कितना हुआ, नीचे को T, ऊपर को कितना T। नेट फोर्स ऑन द पुली क्या हो गया, जीरो। पुली का कोई वेट नहीं है, mg जीरो है यहाँ, बिकॉज पुली क्या है, मासलेस है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे टेंशन आ रही है T/2, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन कितनी जाएगी, T/4। यहाँ पे टेंशन कितनी जाएगी, T/4, ठीक है। ऐसे हम पुली पे टेंशन दिखाएंगे, ठीक। पुली हमारी मासलेस होगी। जैसे इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पुली सिस्टम पे अपने। आपके पास एक क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ। पुली मासलेस है बच्चों, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, वर्बली मैंने कह दिया, आप समझ लें बिल्कुल। क्वेश्चन में लिखा होगा आपके कि स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, ठीक है। पुली भी जो है वो क्या है हमारी, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। पुली में मास नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग के मास को भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक। और यहाँ पे जो सिचुएशन है कि m2 जो है वो ग्रेटर है किससे, m1 से। इस ब्लॉक का मास इससे बड़ा है, तो हमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड दूसरा क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए पुली इज मासलेस लिख देता हूं, ठीक है। पुली एंड स्ट्रिंग बोथ आर मासलेस, दोनों मासलेस हैं,
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जरा देखें ध्यान से, अगर ये भी मास m हो और ये भी मास m हो तो कहाँ चलेगा सिस्टम है? इसका वेट कहाँ चलाएगा? नीचे को। इसका वेट कहाँ चलाएगा? इधर को। चूंकि दोनों मासेस बराबर हैं, बैलेंस हो रहे हैं, तो ये सिस्टम कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, इनके चलने के लिए इनके मासेस को अनइक्वल होना ज़रूरी है। तो ये m2 बड़ा है m1 से, तो m2 का वेट नीचे को चलाएगा, m1 का वेट इधर को चलाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक अगर a एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा तो ये वाला ब्लॉक a एक्सेलरेशन से उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो हमें ये एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब अगर मैं टेंशन दिखाऊं बच्चों, तो इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ आएगी? ये रस्सी का ये वाला एंड कहाँ खींचेगा? नीचे को। और रस्सी के इस एंड पे टेंशन कहाँ होगी? नीचे को। और ब्लॉक पे सेम टेंशन फोर्स कहाँ डेवलप होगा? ऊपर को। ठीक है, रस्सी के खिंचाव के अपोजिट फोर्स दिखाना है। किसके ऊपर है ये टेंशन फोर्स? इस ब्लॉक के ऊपर है बच्चों। ठीक है, रस्सी पे नहीं है, ब्लॉक के ऊपर दिखाया गया है टेंशन फोर्स। ठीक, और इस एंड पे दिखाओगे टेंशन तो कहाँ जाएगी? नीचे को। कहाँ है ये टेंशन बच्चों? ये टेंशन फोर्स कहाँ पर है? पुली के ऊपर है। ये मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे टेंशन T, तो यहाँ पे भी T। ठीक, और यहाँ पे भी T। पूरी एक रस्सी में एक टेंशन दिखानी है, यहाँ पे भी T। ठीक है, यहाँ पे भी T चली आई, तो मुझे ये टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो इसका और इसका FBD बना लो। एक तरीका है FBD बना के निकाल लो। तो FBD बनाओ मैं अगर M1 का, तो M1 का FBD बनाऊं तो M1 के FBD में इसका वेट लगेगा M1G नीचे को। ठीक है, जरा सोचें, ऊपर को आगे टेंशन T, आगे T, ये कहाँ जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है ऊपर को A एक्सेलरेशन से। ठीक, कौन चला रहा होगा इसको ऊपर को? टेंशन ऊपर को चला रही होगी, mg नीचे को चला रहा हो। ब्लॉक ऊपर को कब चलेगा? जब टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन जो है ब्लॉक, इस ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन फोर्स है वो mg से बड़ा होगा, तो ये टेंशन इसको ऊपर कर लेके चलेगी। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए? T माइनस m1g इज इक्वल टू मास टाइम, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन m1a। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब अगर आप क्या करें, अब आप इसका FBD बनाएं, सेकंड ब्लॉक का FBD बना लें। तो सेकंड ब्लॉक का FBD क्या होगा जरा देखो तो सही। ये ब्लॉक है M2, इसका वेट M2G कहाँ होगा? नीचे को। टेंशन कहाँ आएगी? ऊपर को। और ये कहाँ जा रहा है ब्लॉक? नीचे को जा रहा है। ठीक है, जब ये नीचे को जा रहा है तो नीचे को कौन चलाएगा? है mg नीचे को चलाएगा। और टेंशन फोर्स कहाँ चलाएगी इस ब्लॉक को? ऊपर को। ठीक, ब्लॉक कहाँ चल रहा है? mg नीचे को चलाएगा, टेंशन कहाँ चलाएगी? ऊपर को। और ब्लॉक कहाँ चल रहा है? नीचे को चल रहा है। ब्लॉक के नीचे को चलने का मतलब क्या हुआ? ब्लॉक के नीचे को चलने का मतलब ये हुआ कि mg ज्यादा है। ठीक है, तो कितना मिलेगा फोर्स? नेट फोर्स कितना मिलेगा? m2g माइनस T। ये मिलेगा नेट फोर्स चलने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन m2a। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, जब आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो आपका यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो देखो इन दोनों को यहाँ सम करो तो टी कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या है? m2g, यहाँ से क्या है? m1g। तो m2g माइनस m1g, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू, और ये साइड सम करो, m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, तो m1 प्लस m2 इंटू a, इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को। क्लियर? तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ गया? m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक चला आया। ठीक, अब निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में A डाल दो। तो इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1a प्लस m1g, m1a प्लस m1g। इसको उधर ले गया मैं। ठीक है, नाउ A इसमें डालो, तो A इसमें डालोगे तो आपकी टेंशन आ जाएगी m1 इंटू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g। ठीक है, तो आपकी यहाँ से टेंशन क्या आ गई जरा देखें। T इज इक्वल टू m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा
यहाँ एलसीएम लोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m1 स्क्वायर जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2, ये कैंसिल हो गया आपका। तो आपकी टेंशन आ गई 2 m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपकी टेंशन चली आई स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ऐसे आप पुलिस सिस्टम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों में यहाँ पे ऐसे टेंशन दिखाएंगे, इसका एफपीडी बनाएंगे, इसका एफपीडी बनाएंगे, दोनों ब्लॉक का एफपीडी बनाने के बाद, ठीक है, दोनों से फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। ये फोर्स इक्वेशन लिखी मैंने पहले ब्लॉक के लिए, ये फोर्स इक्वेशन लिखी दोनों ब्लॉक के लिए। इन दोनों इक्वेशन को टेंशन और एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कर लेंगे। 11th क्लास में आपका इतना ही छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन कहलाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में 5.16 दी हुई है ये। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बच्चों, इसका एक और तरीका है एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकालने का। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है एक्सेलरेशन को निकालने का। क्या तरीका है देखें जरा, एक शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं हम। क्या लगा सकते हैं डायरेक्टली, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में आ जाए। ठीक है, 11th में आया तो ये दोनों का एफबीडी बना के आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह में या आपको क्विक करना हो, एग्जाम में भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका है एक्सेलरेशन निकालने का, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास। ये नेट फोर्स है, अनबैलेंस्ड लोड इज द नेट फोर्स, टोटल मास ऑफ सिस्टम। अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास, ये आप लगा दें, एक्सेलरेशन निकल आएगा। अगर ये दोनों मासेस और ये दोनों मासेस आपस में बराबर हैं तो यहाँ अनबैलेंस लोड कितना है, 0 है। ठीक है, लोड दोनों बैलेंस हो रहे हैं, ये दोनों लोड एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अगर ये दोनों मासेस इक्वल है, इसका लोड mg नीचे को है, इसका लोड mg नीचे को है। ठीक है, इसका लोड mg इधर को चलाएगा, इसका लोड mg इधर को चलाएगा, तो अल्टीमेटली सिस्टम कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तब यहाँ लोड अनबैलेंस है, अब सिस्टम चलेगा। ठीक है, कौन बड़ा है यहाँ, m2 बड़ा है m1 से, तो इसका लोड m2g है, इसका लोड m1g है। तो अनबैलेंस लोड यहाँ पे हो गया, कितना हो गया, m2g बड़े वाले का वेट माइनस छोटे वाले का वेट इज द अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन यहाँ निकल आया m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, देखो ये निकल आया। ठीक है, एक तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, अब आपको टेंशन निकालनी होगी तो एफबीडी बना लेना यहाँ से, क्योंकि एक्सेलरेशन आपके पास है ही। इसका mg कहाँ चलाएगा, नीचे को। ठीक है, टेंशन कहाँ चलाएगी, ऊपर को। तो इक्वेशन बनेगी टेंशन क्या, T ऊपर को mg नीचे को, तो T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, m1g प्लस m1a। a उठा के यहाँ रखोगे, वो आपको टेंशन मिल जाएगी, इसका या इसका किसी एक के एफबीडी से टेंशन निकालनी है। क्लियर है बच्चों, ऐसे आप पुलिस सिस्टम को कर सकते हैं। ये कोई मैंने डेरिवेशन नहीं है आपके पास कि आप इस फॉर्मूले को याद करके कोई न्यूमेरिकल यहाँ अलग अलग या न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 2 kg या 3 kg, तो इसमें पुट करके डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व कभी नहीं करेंगे। ये डेरिवेशंस नहीं है कि इन फॉर्मूलों को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें। ठीक है, यहाँ पर हमें बिल्कुल सारे क्वेश्चन के लिए ऐसे ही करके दिखाना होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं हम अपने एनसीईआरटी का 5.16। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी 5.16। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 masses 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट द 2 ends ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ masses एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द masses आर रिलीज्ड। ठीक है, यानी क्वेश्चन ये है कि ये आपका फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पुली है, इससे 2 मासेस कनेक्टेड हैं। एक कितना kg, एक है आपका 8 kg और दूसरा है आपका 12 kg। क्या करना है हमने जो है यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है मासेस का, और टेंशन निकालनी है।
तो कौन जाएगा, यहाँ पे अगर टेंशन होगी T तो कर ले वैसे ही बहुत आसानी के साथ, यहाँ T तो यहाँ पे भी T, ये भी T और ये भी T, ठीक है। अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे को जाएगा तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर को जाएगा, ठीक है। अब 8 kg का FBD बना लो, ठीक है। और जब मैं यहाँ 8 kg ब्लॉक का FBD बनाऊंगा तो 8 kg ब्लॉक का FBD क्या होगा जरा देखे तो सही। 8 kg का वेट एक्ट करेगा नीचे को, ये 8 kg है, कितना होगा 8 kg का वेट, 8g एक्ट करेगा नीचे को, और टेंशन कहाँ आएगी, ऊपर को, टेंशन आएगी T ऊपर को। ये कहाँ जा रहा है, A एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है, ठीक है, ऊपर को जा रहा है। कौन चलाएगा ऊपर को, T चलाएगा। 8g कहाँ चलाएगा, नीचे को। तो नेट फोर्स जो मिलेगा चलने के लिए वो कितना मिलेगा बच्चों, नेट फोर्स चलने के लिए मिलेगा, टेंशन बढ़ी है तभी ऊपर जा रहा है, T माइनस 8g और इज इक्वल टू ma, 8 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन A, ठीक है। ये आपकी आ गई इक्वेशन 1, ठीक। अब आप क्या करें, FBD बना लें किसका, 12 kg का। तो जब आप 12 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 12 kg का वेट कहाँ लगेगा, नीचे को, टेंशन कहाँ आएगी इसमें, ऊपर को। ये आ गई टेंशन T, कहाँ जा रहा है ये, नीचे को जा रहा है ब्लॉक, ठीक। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 12g चलाएगा नीचे को, 12g बड़ा है तो नेट फोर्स मिलेगा 12g माइनस T इज इक्वल टू ma, 12 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें तो T कैंसिल हो जाएगा, अब 12g माइनस 12g माइनस 8g कितना बचेगा, 4g। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 12 8g माइनस 8g प्लस 12 4g इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड करो, 12 प्लस 8 28, तो A इज इक्वल टू आ गया 4g अपॉन 20, यानी 4 इंटू 10 अपॉन 20। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन को उठा के किसी इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, मान लो इक्वेशन 1 में डालोगे A तो आपकी टेंशन आ जाएगी T इज इक्वल टू 8g प्लस 8a, ये आपका टेंशन है 8g प्लस 8a, ठीक है। तो टेंशन आपकी आ जाएगी बच्चों 8 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो गया, 96 न्यूटन। ऐसे आप क्वेश्चन को पुली सिस्टम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाइड मशीन, ठीक है, सिंपल मशीन है ये, ठीक, ये सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे मैं न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा तो कुछ और इस पर न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें यहाँ, बहुत काम की बात देख लें। हम जो F इज इक्वल टू ma इक्वेशन लगा रहे हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, हम ये फोर्स इक्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है। हमने अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए, जरा आप ध्यान दें, ऐसे साइड बाय साइड हमारे ब्लॉक कनेक्टेड थे। ये m1 मास, ये m2 मास, यहाँ मैंने फोर्स लगाया था और आपसे पूछा था फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के ऊपर जब एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं हम, या बिटवीन द ब्लॉक नॉर्मल एक्शन रिएक्शन फोर्सेज निकाल रहे हैं, तो फोर्सेज हमारे यहाँ भी लग रहे थे। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन थी R1, यहाँ एक्शन रिएक्शन R1, यहाँ R2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं पहले वाले ब्लॉक का जब मैंने FBD बनाया था तो यहाँ पे क्या आया था, m1g, ये क्या आया था बच्चों, R1, यहाँ से फोर्स लगा था F, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस थे, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आई थी N, और ये एक्सेलरेशन से इधर को जा रहा था। तो मैंने क्या कहा था, जरा ध्यान दें, ये वाले फोर्सेस तो बैलेंस कर रहे थे और ये वाले फोर्सेस जो है क्या कर रहे थे, इस सिस्टम को चला रहे थे। तो हमने इस ब्लॉक के लिए जो फोर्स इक्वेशन को लगाया है, 2 एक्सिस के अलॉन्ग लगाया है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, देखो, एक को मान लिया मैंने सपोज एक्स एक्सिस और एक को मान लिया सपोज वाई एक्सिस। को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक्सिस के नाम दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। हम 2 एक्सिस के अलॉन्ग इन फोर्सेस को रिजॉल्व किया है। ये दोनों फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग, और ये दोनों फोर्सेस कहाँ लग रहे हैं, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग, ठीक है। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो फोर्स कैसे, तो ये ब्लॉक का FBD बनने के बाद फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्स इक्वेशन में ये बनेगी कि नेट वाई डायरेक्शन में नेट रिजल्टिंग फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन,
ये दो इक्वेशन बनती हैं हमेशा, ठीक है, जब भी हम इस इक्वेशन को लगा रहे होते हैं। बस जो कंपोनेंट हमारा ये कैसे लगेगा, ये ऐसे लग जाएगा, ये m1g नीचे को है, r1 ऊपर को है, तो r1 माइनस m1g, एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो r1 माइनस m1g इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो इस डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, ये वेक्टर रिजल्टेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, या समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा निकल के, एफ माइनस एम इज इक्वल टू एम। यहाँ क्या आएगा निकल के, r1 माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, तो r1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg, जिसको मैं कह रहा था r1 और mg एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, जब भी आप F बराबर एम ए की इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई F बराबर एम ए। बच्चों अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, हाउ टू अप्लाई F बराबर एम ए। अगर मान लो कोई बॉडी है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहा है, ऐसे 5 फोर्सेस लग रहा है, ये F1, ये F2, ये F3, ये F4, ये F5। अब आपसे कहे कि इसका एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन बताने के लिए आपको क्या करना है, मान लो मैं आपको एक बॉडी दिखा दूँ ग्राउंड पे, मान लो ये कोई बॉडी दिखा दूँ, पार्टिकल ना दिखाऊँ, मैं ग्राउंड पे एक बॉडी दिखा दूँ। मान लो ये कोई बॉडी है m मास की, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F2, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F3, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F4, ठीक। ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेज इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये θ1 एंगल पे एक्ट कर रहा है, ये θ3 एंगल पे एक्ट कर रहा है। आपको इस m मास की बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मान लिया सपोज कि ये बॉडी इज लाइकली टू बी एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। वो क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाएगा कि फोर्सेस की वजह से सिस्टम में या बॉडीज में एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रहा होगा। मैंने ये 4 फोर्सेस दिखाए, 1 2 3 4, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक फोर्स लगा के क्वेश्चन को कर रहे थे, अब मैं ये बॉडी के ऊपर ये 4 फोर्सेस लग रहे हैं, मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। बच्चों ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ हमारे कोचिंग के पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, थोड़ा सा ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस रहता है, और इसको थोड़ा सा जो है एडजस्ट कीजिए, ठीक है। जब कोचिंग में क्लास हो रही होती है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होता है ट्रैफिक का, तो इसको एडजस्ट करिए, हैं, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस को। तो अब क्या, तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मान लो सपोज बॉडी इज लाइकली टू बी एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक को आपने एक्स एक्सिस कहना होगा, एक को आपने वाई एक्सिस कहना होगा, ऐसे मेंशन करनी पड़ेंगी 2 एक्सिस। इन 2 एक्सिस में से एक एक्सिस उस डायरेक्शन में लो जिस डायरेक्शन में बॉडी इज लाइकली टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। इन दोनों में से एक एक्सिस उस डायरेक्शन में ले लो जिस डायरेक्शन में बॉडी इज लाइकली टू बी एक्सेलरेटेड। बॉडी या तो इधर को एक्सेलरेट कर रही है या इधर को एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो एक एक्स मैंने इधर को ले लिया एक्सिस, तो एक्सेलरेशन इस दिशा में है मान लिया, तो इस दिशा में एक्सेलरेशन है, इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इन सारे के सारे फोर्सेस को कंपोनेंट में तोड़ दो। कंपोनेंट में कैसे तोड़ोगे, इधर को देखो, ये लग रहा है F2, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, यहाँ पे तोड़ना है, जिससे थीटा बनेगा वो हो गया cos, यहाँ पे लगा F1 cos θ1, जिस दूसरा वाला ये वाला हो गया साइन, ये आ गया F1 sin θ1, ठीक है। इसको तोड़ो, इधर को आ गया F3 cos θ3, ठीक है, इधर को आ गया F3 sin θ3, साथ में इस बॉडी का वेट आ गया mg नीचे को, और एक फोर्स आ गया ये F4, ठीक है। बॉडी के ऊपर इतने फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर है। जब एक्सेलरेशन इधर है तो नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एक्स दिशा में एक्सेलरेशन है, एंड नेट वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ऐसे F बराबर एम को लगाना है,
ठीक है, ऐसे बराबर एम को लगाना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स कितना बनेगा, एफ इस दिशा में एक्सेलरेशन, तो इस दिशा के दोनों फोर्सेस को ऐड करो, F1 cos θ1 प्लस F2 माइनस F4 माइनस F1 cos θ3, इतना फोर्स मिलेगा बॉडी को इधर को चलने के लिए, ये दोनों फोर्सेस माइनस ये, इतना फोर्स मिलेगा इधर को चलने के लिए, इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, अगर एक्सेलरेशन प्लस आया तो बॉडी इधर को ही एक्सेलरेट कर रही है, अगर माइनस आया दिस मीन्स दैट इधर ना होके इधर को एक्सेलरेट कर रही है, इतनी सी बात होगी, ठीक है। और चूंकि यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, यहाँ वाले फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे, तो F1 sin θ1 प्लस F3 sin θ3 माइनस mg इज इक्वल टू 0, या दोनों फोर्सेस ऊपर को और नीचे को जो फोर्स है ये बैलेंस कर रहे हैं, F1 sin θ1 प्लस F3 sin θ3 इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो F बराबर m इक्वेशन कैसे लगानी, आपको ये आइडिया मिल गया होगा। हमेशा जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सिस्टम के ऊपर, उन फोर्सेस को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ेंगे, ठीक है। इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन, ठीक है, वहां लेंगे जहां बॉडी इज लाइकली टू बी एक्सेलरेटेड, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू ma, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी 0, ठीक है। ऐसे दो इक्वेशंस हमेशा बनेंगी, दो म्यूचुअली डायरेक्शन में तोड़कर, दो म्यूचुअल डायरेक्शन में एक डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अलोंग होगी और दूसरी उसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ऐसे आपके पास, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी ऐसे होता होगा कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है तो इस बॉडी की टेंडेंसी कहाँ एक्सेलरेट होने की है, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे आप एक गाड़ी न्यूट्रल करके छोड़ जाएं तो ये गाड़ी कहाँ होगी, डाउन द प्लेन चली जाएगी। इसका मतलब इसके ऊपर कहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है, कहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, डाउन द प्लेन मूव कर रही है, ठीक। तो कौन इसको चला रहा होगा डाउन द प्लेन, फोर्स चला रहा होगा। तो इस ब्लॉक को कोई फोर्स मिला है जो फोर्स इस ब्लॉक को डाउन द प्लेन लेके चल रहा है, उस फोर्स को हमने यहाँ पे देखना है बच्चों। अब तो देखने के लिए मैंने क्या बताया कि सिस्टम में कहाँ तोड़ना है फोर्सेस को, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, एक वहां जहां एक्सेलरेशन, बॉडी इज लाइकली टू बी एक्सेलरेटेड, बॉडी इज लाइकली टू एक्सेलरेटेड अलोंग इंक्लाइन, तो इंक्लाइन की दिशा में एक एक्सिस ले ली, इंक्लाइन की दिशा में ऐसे, ठीक है। और एक इसके परपेंडिकुलर, तो एक आ गई हमारी इसके परपेंडिकुलर। देखो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं वो कहाँ टूटेंगे, इस लाइन और इस लाइन के अलोंग टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, इसका वेट एक्ट कर रहा होगा, देखो नीचे को mg, इसका वेट mg एक्ट कर रहा है नीचे को, ठीक है। और क्या कि जब भी मैंने बताया था, जब भी दो बॉडीज आपस में, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हैं तो कांटेक्ट पे 90 डिग्री पे, ये अगर कांटेक्ट यहाँ पर है तो 90 डिग्री पे नॉर्मल एक्शन रिएक्शन एक्ट करेंगी, अगर कांटेक्ट ऐसे है तो 90 डिग्री पे नॉर्मल एक्शन रिएक्शन एक्ट करेंगी, ठीक है। अगर कांटेक्ट किसी वॉल के साथ है तो ऐसे नॉर्मल एक्शन रिएक्शन एक्ट करेंगे। अगर ये वॉल है, जहाँ पे भी कांटेक्ट है वहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा हमेशा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन रिएक्शन आएगी, यहाँ पे होगी नॉर्मल एक्शन R, इस इंक्लाइन की एक्शन होगी R, और यह क्या करेगा, वापस नॉर्मल रिएक्शन देगा इसी लाइन के अलोंग, इंक्लाइन जो होगा इस ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन देगा R, ठीक है। अब मैं इन फोर्सेस को तोड़ूंगा तो फोर्सेस कहाँ टूटेंगे, इसके अलोंग और इसके अलोंग। तो जरा देखे तो सही कौन टूटेगा, R तो नहीं टूटेगा डेफिनेटली। देखो अगर मैं FBD बनाऊं, अगर मैं FBD बनाऊं बच्चों, किसका FBD, इस ब्लॉक का FBD बनाऊं आपके लिए, इसको मिटा दूं, इसको मेमोराइज कर लें जो मैंने बताया कि अगर मैं इस ब्लॉक का FBD बनाऊं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक। तो 90 डिग्री पे इंक्लाइन पे आई है ये नॉर्मल एक्शन R, ठीक, और इसने इंक्लाइन ने दिया है नॉर्मल रिएक्शन वापस R कांटेक्ट पे। देखो कांटेक्ट पे दिखाया है ये बॉटम और इसका ये इंक्लाइन, ये कांटेक्ट में सरफेस, दोनों सरफेस को सेपरेट करके दोनों का सरफेस पे जो कांटेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखा दिए। कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं,
ठीक है, अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? अब इसको mg को आ जाओ, कहाँ तोड़ना है मैंने, देखो इस ब्लॉक पे तोड़ना फोर्सेस, कहाँ तोड़ना, अलोंग द इंक्लाइन, इस इंक्लाइन के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर, अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। यहाँ पे मैंने फोर्सेस को ब्रेक करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने फोर्सेस को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने जा रहा हूँ, जरा देखें, अगर ये mg है, mg ब्रेक होगा बच्चों, mg इस लाइन के अलोंग नहीं है। कोई फोर्स अगर हमारा 10 न्यूटन का यहाँ है तो ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा x कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट 0 है। अगर यहाँ है 15 न्यूटन का फोर्स तो ये पूरा का पूरा y कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट 0 है। कौन ब्रेक होगा, जब ये फोर्स होगा, तो इसका x कंपोनेंट यहाँ पे होगा 10 cos 60, यहाँ पे होगा 10 sin 60, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अब अगर ये मेरा थीटा है तो ये क्या होगा मेरा बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी देखो, ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला, ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, और इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, इसके और इसके बीच में 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। कितना बनेगा, थीटा, ठीक है। तो जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ होगा, अगर ये ब्लॉक इंक्लाइन पे है, याद रखें थीटा डिग्री के इंक्लाइन पे है, ये mg है, यहाँ पे आपने नॉर्मल लिया, ठीक है, तो ये mg इस नॉर्मल से कितना एंगल पे होगा, थीटा डिग्री के एंगल पे, ठीक है। जब आप इस mg को तोड़ोगे तो अलोंग द इंक्लाइन जिससे थीटा बनता है वो वाला कंपोनेंट कौन होता है, कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट जाएगा mg कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जाएगा क्या, mg साइन थीटा, ठीक है। तो इस mg को ना दिखाकर मैं आज सिस्टम में mg ना दिखाकर इसके ये दोनों कंपोनेंट अगर मैं दिखाऊं, ये दोनों कंपोनेंट दिखाऊं, तो यहाँ पे कंपोनेंट आएगा क्या, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, और यहाँ पे जाएगा क्या, ये mg कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा mg कॉस थीटा, ठीक है। ये mg कॉस थीटा इस डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं, इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन है नहीं, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं सिर्फ, इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में मोशन तो है नहीं, ठीक है। तो ये mg cos थीटा इस नॉर्मल डायरेक्शन को बैलेंस कर रहा होगा, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन Fy इज इक्वल टू 0 समेशन, ठीक है। कौन लेके चल रहा है, ये लेके चल रहा है इसको नीचे को, mg sin थीटा, तो ये mg sin थीटा ड्राइविंग फोर्स है, और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, ma, ठीक है। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, तो r इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे mg cos थीटा होगी, और mg sin थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मास टाइम एक्सेलरेशन, मास से मास कट जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा से, g sin थीटा, तो g sin थीटा एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक डाउन द प्लेन मूव कर जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है, क्या पता लगा, कोई भी बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो उस बॉडी के वेट का एक कंपोनेंट डाउन द प्लेन एक्ट करने लगता है। कितना होता है डाउन द प्लेन कंपोनेंट, mg sin थीटा। यही mg sin थीटा जो है बॉडी को ड्राइविंग फोर्स का काम करता है, बॉडी को नीचे को ड्राइव करने की टेंडेंसी रखता है। और ये mg cos थीटा किससे बैलेंस होता है, मैं यहाँ दिखा दूं, अगर नॉर्मल फोर्स उसको शिफ्ट किया जा सकता है ना, तो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। और ये mg cos थीटा किससे बैलेंस हो रहा होता है, इस नॉर्मल रिएक्शन r से, ठीक है। तो जब भी अलोंग द इंक्लाइन मोशन हो रहा होगा ब्लॉक का, तो हम mg को ब्रेक करेंगे अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो ये mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, और mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे लेके चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसी पे डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। जैसे अभी हमने पुलिस सिस्टम देखा था बच्चों, उसी पुलिस सिस्टम पे एक क्वेश्चन है हमारे पास।
ये 2 kg ब्लॉक है और ये भी 2 kg ब्लॉक है, बोथ आर 2 kg, ठीक है। पुली इज ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड वेज है, ठीक है। पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा बाकायदा। एंड स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, ये भी मेंशन होगा। आपसे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, और ठीक है तीसरा पार्ट भी देख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैम्प ऑन द पुली, ठीक है। पुली ने क्लैम्प के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो भी बताना है और जी की वैल्यू लेनी है 10, ठीक है। एक एक करके करते हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं। एक तरीका तो यह है बच्चों कि वही अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास कर दो, दूसरा तरीका एफबीडी बना लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो इसका वेट जो होगा, इसका वेट तो सबसे पहले अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, एफबीडी भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एफबीडी से कर दूं, ठीक है। एफबीडी से कर देता हूं। देखो अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी से कैसे होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इससे करता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, अनबैलेंस्ड लोड अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड लोड आपको चाहिए यहां, तो यहां पे इसका लोड 2g इसको किधर को चलाएगा, इधर को, और इसका लोड कितना है यहां पे 2g साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहां पे लोड कितना है 2g साइन 30 डिग्री, यहां पे ये टेंशन होगी T, यहां पे टेंशन होगी T, यहां पे टेंशन T, यहां पे टेंशन T, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन दिखानी है हर एंड पे, ठीक है। यहां पे दिखानी ये T, ये T, ठीक है, कनेक्टेड जो एंड से वहां दिखानी है, ये टेंशन T, ये T, ये T, ये T, पूरी स्ट्रिंग में एक ही टेंशन, क्लियर बच्चों। और यहाँ पे आएगा देखो नॉर्मल फोर्स R, ये नॉर्मल एक्शन होगी R, और यहाँ पे होगी रिएक्शन R, ये नॉर्मल फोर्स भी होंगे ये, ठीक है। ये पूरे सिस्टम पे फोर्सेस दिखा दिए मैंने, इस सिस्टम पे, इसका वेज का फोर्स नहीं दिखाना है हमें, इस सिस्टम का, इसको इस इंक्लाइन प्लेन पर जो सिस्टम मूव कर रहा है उसकी बात करनी है सिर्फ, ठीक है। उस पर मैंने फोर्सेस दिखा दिए, क्लियर बच्चों। तो अब क्या होगा देखें, अनबैलेंस लोड कौन है, 2g कहाँ चलाएगा, इधर को चलाएगा, और 2g साइन 30 कहाँ चलाएगा, इधर को चलाएगा। देखो ये लोड इसको इधर को चलाएगा, इधर को चलाने की टेंडेंसी होगी, इसकी टेंडेंसी इधर को चलाने की, कौन बड़ा है 2g बड़ा है, तो किधर को चलेगा ब्लॉक, इधर को चलेगा ए एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन से इधर को जाएगा, तो ये ए एक्सेलरेशन से कहाँ जाएगा, ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो अनबैलेंस लोड कितना हो गया, अनबैलेंस लोड हो गया 2g माइनस 2g साइन 30, 2g माइनस 2g साइन 30, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम 2 + 2 कितना आ गया एज। अगर ये भी ऐसे वर्टिकली सस्पेंड हो जाए, ये भी ऐसे सस्पेंड हो जाए, तब सिस्टम नहीं चलेगा, याद रखना। यहां भी 2 kg, यहां भी 2 kg, ऐसे हो गया, तब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 0, ठीक है। अभी इसका लोड कितना है 2g साइन 30 की वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। तो नेट फोर्स मिल जाएगा इधर को चलने के लिए, क्लियर हो गया। तो 2g माइनस 2g इंटू 1/2 अपॉन 4, ठीक है। तो 2g माइनस g/4, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया g/4 का मतलब 10/4, ठीक है। 10/4 का मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये इधर को जा रहा है, और 2.5 मीटर पर सेकंड ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है निकालने का, वही कि इसका एफबीडी बना लो, तो मैंने डायरेक्ट बताया, जो शॉर्टकट मेथड बताई थी, इसका एफबीडी बनाओ। इसका एफबीडी में क्या बनेगी इक्वेशन, 2g माइनस t = 2a, ठीक है। इसका एफबीडी बनाओगे तो इक्वेशन क्या आएगी, देखो इसका एफबीडी बनाऊं मैं, इसका एफबीडी 2 kg का एफबीडी, तो 2 kg का एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो ये यहाँ पे मेरा 2 kg ब्लॉक है, ठीक है। इसका वेट जो है उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर रहा है कितना
2g sin 30 डिग्री, ठीक है। इधर को लग रही है टेंशन कितनी, T, ठीक। यहाँ पे लग रहा है क्या, m2g cos 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 2g cos 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे 2g cos 30 डिग्री भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस mg को तोड़ा ना, 2g sin 30 इधर, 2g cos 30 इधर, और ये है नॉर्मल फोर्स R, ये नॉर्मल फोर्स दिखा दिया। तो और ये कहाँ जा रहा है ब्लॉक, a एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, a एक्सेलरेशन से बच्चों ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो R और 2g cos 30 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मोशन कहाँ हो रहा है, इधर को, ऊपर को। तो नेट फोर्स जो मिलेगा चलने के लिए वो क्या होगा, क्या बनेगी इक्वेशन, कौन चलाएगा ऊपर को, T। तो इक्वेशन बनेगी T माइनस 2g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये होगा नेट फोर्स। टेंशन ऊपर को चलाएगी, 2g साइन 30 नीचे को चलाएगा। कहाँ चल रहा, ऊपर को चल रहा। ऊपर को क्यों चल रहा है, क्योंकि टेंशन बड़ी हो गई है। किससे, इससे। ब्लॉक को अप द प्लेन चलाने के लिए उसके वेट का जो कंपोनेंट एक्ट करता है mg साइन थीटा नीचे को, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अप द प्लेन, तब ब्लॉक चलेगा, ठीक है। यहां सरफेस को क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, यहां फ्रिक्शनलेस, ठीक है, स्मूथ अज्यूम कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को जब हम फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन लगाकर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा, टेंशन बड़ी है इसलिए ब्लॉक ऊपर को चल गया, तो नेट फोर्स मिलेगा T माइनस 2g साइन 30, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन 2a। ये बनेगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, ये नीचे को जा रहा है 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a। दूसरी इक्वेशन ये बनेगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 2g माइनस t, यहाँ से t इज इक्वल टू 2a। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आपका यही आ जाएगा, ये निकल के चला आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ठीक है। फिर इस एक्सेलरेशन को कहीं भी, यहाँ या यहाँ, दोनों में से कहीं भी डाल दोगे तो टेंशन आ जाएगी। अगर आपने यहाँ डाल दिया तो आपकी टेंशन आ जाएगी 2g माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5, टी इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो टी इज इक्वल टू कितना, 15 न्यूटन। कहीं से भी निकालोगे, यहाँ डाल दोगे तब भी 15 ही आएगा आंसर, यहाँ डाल दोगे इस एक्सेलरेशन को, यहाँ से भी 15 ही आएगा। देखो देखो कितना हो गया, ये हाफ हो गया, तो कितना बचा, g। हाफ हाफ कैंसिल हो गया, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 है, g इज 10 उधर चला गया, और यहाँ 2.5 डालोगे तो 2.5 इंटू 2 5, तो 10 प्लस 5 15, यहाँ से भी 15 आएगी। यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो 15 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होती है, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में हम यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमें इम्पल्स पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है, वेट का कैलकुलेशन करना है बॉडीज के, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्रिक्शन पढ़ना है। फ्रिक्शन के बाद हमने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें इतना काम करना है। अगली क्लास में मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। टाटा बाय बाय।